नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो पश्चिम बंगाल में होनी है बड़ी लड़ाई, क्योंकि होने हैं विधानसभा चुनाव और इन विधानसभा चुनाव को लेकर आप लगातार देख रहे हैं कि मोमेंटम तेज हो रहा है और हर पार्टी इस मोमेंटम को हासिल करना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस को एक तरफ बीजेपी चुनौती दे रही है, लेकिन इसे तिकोना बनाने के लिए एआईएमआईएम मैदान में मौजूद है। तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव में उनकी भूमिका, जिस तरह से उन्होंने आरजेडी के वोट काटे, उसके बाद बंगाल के चुनाव में उनकी भूमिका और बड़ी बताई जा रही है। ओवैसी के इस दाव से ममता बनर्जी की पार्टी में बेचैनी भी है। अब सवाल यह है कि ओवैसी इस चुनाव में कितना बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। क्या ओवैसी ममता बनर्जी और जीत के बीच की बाधा बन सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों को लेकर मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर की खास बातचीत असदुद्दीन ओवैसी के साथ। आखिरकार एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है। इस वक्त वो हमारे साथ है। सर, कल एकदम आपका अचानक विजिट था बंगाल, कलकत्ता या फिर फुरफुरा शरीफ को, तो ये अचानक सरप्राइजिंग विजिट के पीछे राज क्या है सर? नहीं, अचानक नहीं था, ये पहले से हमारा प्रोग्राम में था। आप लोगों को इत्तला नहीं दी हम लोग। और मैं कलकत्ता गया और कोलकाता जाकर फुरफुरा शरीफ को गया। मैं वो बंगाल की एक बड़ी तारीखी सरजमीन है, जहां पर सूफी शेख अबू बकर सिद्दीक की वो जगह है, जहां पर उन्होंने कई तालीमी इदारे कायम किए, इल्म की शमा को रोशन किया, अंग्रेजों के खिलाफ एंटी इम्पीरियलिस्ट तहरीक का आगाज किया। और इसीलिए पहले वहां पर गया मैं, और फिर उसके बाद वहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मेरी मुलाकात हुई और हमने फैसला लिया कि बंगाल के आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम इस साल हमारी पार्टी हिस्सा लेगी। और साथ ही साथ हमने ये भी फैसला लिया है कि अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हम लोग ठहरेंगे, उनके साथ हम ठहरेंगे और वो जो फैसला लेंगे उसके साथ हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो क्या अरेंजमेंट है सर, क्या अंडरस्टैंडिंग है? 294 सीट्स है बंगाल के इसमें, तो आप कौन सा एरिया देख रहे हैं? क्योंकि आप जो भी कदम लेते हैं काफी सोच समझ कर लेते हैं, और बंगाल का कौन सा ऐसा एरिया है, क्योंकि जो मुस्लिम परसेंटेज है 27 to 30% है, तो कहां पर है आपकी नजर? ये तो कहां से, किस क्षेत्र से, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लड़ेंगे, ये फैसला होगा, आपको बताएंगे। यकीनन बहुत से मुकामात हैं जहां से हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, तो ये आगे जाकर फैसला करेंगे। मगर ये बोलना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मुस्लिम वोट पर ही क्यों सवाल उठ रहा है। भाई, आप सवाल ये भी उठना चाहिए कि अपर कास्ट ब्राह्मण वोट कहां पर जाएगा, दलित वोट कहां पर जाएगा, ओबीसी वोट कहां पर जाएगा। ये कई ऐसे इश्यूज हैं, मगर फिर आकर बात सिर्फ मुस्लिम वोट पे आ जाती है, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन आपके ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा, आपने हालांकि कई बार कहा है, फिर भी अभी टीएमसी कह रही है कि आप बीजेपी की बी टीम है और वोट काटते हैं। देखिए, ममता बनर्जी उस वक्त बीजेपी का साथ दे रही थी जब भारत की सरजमीन पर एक बदतरीन फसाद गुजरात में हो रहा था। उस वक्त वो एनडीए के साथ में थे, तो उनको ये कोई राइट ही नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें। दूसरा, हम तो पार्लियामेंट के चुनाव में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिए, 18 बीजेपी के एमपी कामयाब हो गए। क्या वो हमसे पूछ कर गए या ममता से पूछ कर जा रहे हैं? तीसरा, उनके बड़े बड़े नेता जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार के जुल्म के खिलाफ उनका साथ देते थे, आज वो बीजेपी में चले गए। 2007 या 8 में जब नंदीग्राम हुआ, मैं खुद नंदीग्राम गया था। उस वक्त ममता बनर्जी ने मुझे फोन करके शुक्रिया अदा किया, और शुभेंदु हमारे साथ थे जो, तो अब उनको ये लग रहा है कि मायम खराब हो चुकी है। तो ये चलता है, कोई बात नहीं है, हम अपना काम करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स वहां पर कामयाब हों। आपकी खासियत हमेशा ये रही कि असद साहब की आप कैंपेनिंग जो है काफी जोर शोर से करते हैं, और बंगाल में अभी जिस प्रकार के हालात है, जिस प्रकार का वायलेंस हो रहा है, बीजेपी के अध्यक्ष के कॉन्वॉय पर भी हमने देखा पथराव हुआ, कई आए दिन पॉलिटिकल मर्डर्स होते रहते हैं। आप तो बिना गनमैन के, बिना बॉडीगार्ड के चलते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो कोई इस दुनिया में आता है तो अपनी मौत का वक्त लिखा कर आता है, तो जिंदगी खुद मौत आपकी हिफाजत करती है। अब मेरा मानना यह है कि पॉलिटिशियंस जो है बेखौफ और इन तमाम चीज़ों से आज़ाद होकर
जनता के दरमियान में रहकर उनकी खिदमत करनी चाहिए। वायलेंस का पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं, ना कोई रोल है, और वायलेंस नहीं होना चाहिए। और वायलेंस जब होता है तो इसका रास्त नुकसान जो है डेमोक्रेसी को और गरीबों को उठाना पड़ता है। तो अगर बंगाल में वायलेंस जो हो रहा है इसको रोकना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की सरकार पर आयद होती है कि वो वायलेंस को रोके, और जो वायलेंस कर रहे हैं वो लोग सख्ती से निपटे। क्योंकि अगर कोई सरकार वायलेंस को नहीं रोकेगी तो वही उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा एक इशू बन जाएगा। और ये इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखेंगे, जहां कहीं वायलेंस हुआ वहां पर जनता ने उसको कबूल नहीं किया। तो अब ये उनके ऊपर मुनस्सिर है कि वो एक फ्री एंड फेयर और पीस को, ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करें, जो मैं समझता हूं कि ममता सरकार बड़ी नाकाम साबित हो रही है। तो आपका जो स्टाइल है वैसे ही आप अकेले जाएंगे बंगाल में भी? नहीं भाई, अब दुनिया में अकेले आए तो सब अकेले जाएंगे ना। आप भी अकेले आए, हम भी अकेले, सब अकेले जाएंगे। ये शोर शराबा, ये शोहरत, ये सब तो इंसान के लिए वक्ती तौर पर है ये, मगर अकेले जब आए हैं, माँ की कोख से पैदा हुए हैं, तो उसके बाद तो इंसान अकेले ही रहता है और अकेले ही जाएगा। तो हम अपनी कोशिश करेंगे, काम करेंगे, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, सब लोग, हम लोग साथ रहकर काम करेंगे। अकेला मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, ना अकेला मैं कुछ किया हूं। तो यकीनन हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग, उनका पूरा ताउन रहेगा, अब्बास सिद्दीकी साहब का और फुरफुर शरीफ के और वहां के जिम्मेदारों का, और कई लोगों की दुआएं, आशीर्वाद रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल सर, सिद्दीकी साहब के साथ तो आपने टाइप ऐलान कर दिया, तो और भी कोई दूसरे पार्टी से बंगाल में जिसको आप टैप करेंगे? तो बातचीत चल रही है, आप बताएंगे इंशाल्लाह। जरूर बातचीत चल रही है। थैंक यू। और अब हम बात करेंगे चीन की टैंक वाली साजिश की। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुव्वत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में ले जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.